स्कूल ऑफ मैजिक सीज़न 2। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी न्यूज़ दे देती हूँ। सोचा तो था सीज़न 3 स्टार्ट करेंगे, मगर टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आजकल मेरे क्लासेस 2 चले हुए हैं, पर 1000 एपिसोड्स जैसे मैंने कंप्लीट किए थे, तो मेरा इरादा था पूरे वीक का रेस्ट ले लूँ। आप लोगों ने इतने कमेंटिंग कर रखी है कि मैं क्या बताऊँ। फिर मुझे बीच में एक एपिसोड डालना पड़ा। उसके बाद मैंने सोचा मंडे से डालना शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे सीज़न 3 स्टार्ट करना था, पर अब नहीं हो पाएगा। अब सीज़न 2 के साथ चलते हैं, एपिसोड्स ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। आज का टाइटल है पुडोंग सागर। शंघाई इंटरनेशनल हवाई अड्डा। आदर्श ने धूप का चश्मा पहना हुआ था। खुद को देश का हैंडसम रोल मॉडल मानने वाला यह युवक दिखावा कर रहा था। उसे डर था कि कुछ किशोर लड़कियां जो उसकी प्रशंसक है उसे पहचान लेंगी, जिससे उसे कुछ अवांछित ध्यान मिलेगा। सर, हमने आपकी पहचान सत्यापित कर ली है। आप वह वांछित अपराधी नहीं है जिसकी हमें तलाश है। अब आप जा सकते हैं। गार्ड ने उसे सलामी दी और आदर्श को उसका पासपोर्ट वापस दिया। आदर्श के चेहरे पर बेहद ही उदासी थी। उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या वह प्राचीन काल में रह रहा है। इतने सारे चौंकाने वाले काम करने के बाद भी उसे कोई पहचान क्यों नहीं पाया। आदर्श के लिए यह सबसे बुरा दिन था। उसने शुरू में ही सुबह राधा के साथ कुछ समय बिताने की योजना बनाई, लेकिन उस बूढ़ी औरत टाटा को आकर उनके प्राइवेट टाइम में खलन डालना पड़ा। इसके अलावा न केवल वह एरोप्लेन के लिए देर हो गया था, बल्कि उसे अपराधी समझकर पूछताछ के लिए सीधे एक कमरे में ले जाया गया। सचमुच, क्या उन्होंने कभी इतना सुंदर अपराधी देखा है? आदर्श गार्ड के साथ अपना टाइम बर्बाद करने के लिए बेहद आलसी था। क्या बात कर रहे हैं? क्या फ्लाइट हमेशा पुडोंग नहीं जानती? अब यह कियाओ में क्यों उतर रही है? एयरपोर्ट पर बेहद भीड़ है। आदर्श ने बाहर निकलते समय बड़बड़ाते हुए कहा। क्या आप पुडोंग इंटरनेशनल हवाई अड्डे की बात कर रहे हो? गार्ड ने पूछा। हाँ, आदर्श ने कहा। तुम कितने समय से दूर हो? गार्ड ने आदर्श को ऐसे देखा जैसे वह कोई एलियन हो। आदर्श ने पूछा, बताया, आधे साल से भी कम टाइम में। क्यों? क्या उन्होंने पुडोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ट्रांसफर कर दिया? वह क्षेत्र पहले ही पुडोंग सागर में बदल चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा विमान भी उस क्षेत्र में उतरने की हिम्मत नहीं करेगा जहां पुडोंग इंटरनेशनल हवाई अड्डा था, गार्ड ने उसे बताया। इससे आपका क्या मतलब है? आदर्श ने उलझन में पूछा। ऐसा लगता है कि तुम्हें वाकई कुछ पता नहीं है। समुद्र तट जल्द ही समुद्री डिमनों के कब्जे में आ जाएगा। शहर भी समुद्र में समा जाएंगे, गार्ड ने कहा। क्या यह वाकई इतना गंभीर है? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं मूर्ख नहीं हूं। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, आदर्श ने अचानक कहा। गार्ड को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आदर्श उसकी बात पर विश्वास करने में कितना अनिच्छुक था। उसने आगे कोई बहस नहीं की, बस इतना कहा, आप खुद जाकर देख सकते हैं। आदर्श बेसमेंट पार्किंग की ओर जाते समय पूरी तरह से भ्रमित था। आहन कुछ समय से वहां इंतजार कर रहा था। उसके होठों के बीच सिगरेट थी। उसने अपने बालों को पुराने जमाने की तरह सुनहरे रंग में रंगा हुआ था और कान छिदवाए हुए थे। वह अच्छे कपड़े पहने हुए था और जब वह अपनी शानदार कार के पास खड़ा था तो उसने बेहद ध्यान आकर्षित किया। अपनी तरफ देखो, क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि तुम्हारे कबीले का कोई तुम्हें पहचान लेगा? आदर्श ने मजाक उड़ाया। यही कारण है कि मुझे और भी आगे जाना है। अंदर जाओ, मेरी नई सवारी को देखो। शहर से गुजरते समय इसकी भयानक दहाड़ का आनंद लो। आहन ने इंजन को तेज करते हुए जवाब दिया। आदर्श ने सुझाव दिया, मैं एक सवारी का आनंद ले सकता हूँ। चलो पुडोंग चलते हैं। पुडोंग? आहन दंग रह गया। यह क्या है? क्या यह क्षेत्र प्रतिबंधित है? आदर्श ने पूछा। आहन ने उत्तर दिया, यदि आप पुडोंग की यात्रा करना चाहते हैं तो मुझे एक स्पीड बोट की जरूरत होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? क्या तुम आधे साल से दुनिया से अलग थलग हो? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो इंटरनेट पर सर्फिंग नहीं करते, समाचार नहीं पढ़ते या अफवाहें नहीं सुनते। आहन ने अपना सिर हिलाया। यह वास्तव में बताता है कि मैंने आधे साल तक अपना समय कैसे बिताया है। मैं केवल कल्टीवेशन कर रहा था। पार्थिन मंदिर में वाईफाई भी नहीं है और मोबाइल सिग्नल भी बंद होता है। मैं गुफावासी का जीवन जी रहा था। आदर्श ने जवाब दिया।
मैं इसे कुछ शब्दों में नहीं समझा पाऊंगा। अगर तुम वाकई जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। आशा है कि तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। आहन ने खिड़कियां नीचे की और गैस पर जोर से दबाया। वह कार पार्क से बेतहाशा बाहर निकल गया, जिससे गुस्से में कई हॉर्न बजने लगे। आहन राजमार्ग पर पहुंचा और पागलों जैसी स्पीड से गाड़ी चलाने लगा। आदर्श को बेहद दिनों बाद मैजिक सिटी और उसकी आधुनिकता को देखकर बेहद अच्छा लगा, खासकर तब जब वह इतने लंबे समय तक पहाड़ पर रहा था। इंसान प्रकृति में बेहद लंबे समय तक नहीं रह सकता। प्रकृति की हरियाली, ताजी हवा और सुखद सुगंध मैजिक सिटी की धुन जितनी सुकून देने वाली नहीं थी। क्या यह पुटोंग का रास्ता है? आदर्श ने पूछा जब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। आहन ने कहा, हम बाओशान जा रहे हैं, वहां अधिक सुरक्षा है। सुरक्षित? आदर्श के विचार प्रश्न चिन्हों से भरे थे। अब वे बाओशान जिले में पहुंचे तो आदर्श को राजमार्ग से दूर समुद्र दिखाई दे रहा था। उसे कुछ बेहद ही अजीब सा महसूस हो रहा था। आदर्श ने कहा, कुछ बात मुझे परेशान करती रहती है। आहन ने कहा, यह जरूर ही महासागर होगा। बिल्कुल, मुझे याद नहीं कि मैंने पहले कभी यहाँ समुद्र देखा हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि समुद्र अचानक शहर के इतने करीब आ गया है? आदर्श ने आश्चर्य से पूछा। आहन ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है। उसने जल्दी से गियर बदला और एक कार को ओवरटेक किया जो तेज रफ्तार से जा रही थी। उसने अपनी मिडल फिंगर हवा में उठाई। चूंकि छत खुली थी इसलिए उस दूसरी कार उसकी हरकत को साफ साफ देख सकती थी। आदर्श ने पूछा, समुद्र का लेवल बढ़ गया है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम सच में इतने अशिक्षित हो? समुद्र का जल स्तर बढ़ना एक गंभीर समस्या है। 1 मीटर पानी दुनिया भर के कई द्वीपों को डुबाने के लिए काफी है। अगर यह 10 मीटर बढ़ जाता है तो क्या तुम्हें पता है कि हमारा क्षेत्र कितना कम हो जाएगा? क्या तुम्हें आइडिया है कि समुद्री राक्षस अब कितनी आसानी से हम पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि वे अब स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं? आहन ने पूछा, ओह, यह सही लगता है। तो समुद्र का लेवल कितने मीटर बढ़ा? आदर्श ने पूछा। सा लग रहा था उसे अभी भी नहीं पता कि स्थिति कितनी गंभीर थी। क्या तुम जानते हो कि मैं पुडोंग तक गाड़ी चलाकर क्यों नहीं जा रहा? आहन ने उत्तर दिया, मुझे कैसे पता, शायद वहां बेहद बड़ा तूफान आया हो। अगर तूफान आया तो हमें नाव की जरूरत होगी। हे भगवान, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि पुडोंग भी डूब गया है? आदर्श को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा था जब उसे गार्ड ने बताया। हम आगे हैं, खुद ही देख लो। आहन बाओशान किले में चला गया। बाओशान पहले से ही 20 मीटर ऊंचे किले के बांध में बदल चुका था। आदर्श ने शुरू में सोचा कि दीवारें ऊंची इमारतें हैं जो एक साथ जुड़ गई है। उसे अचानक एहसास हुआ कि वे वास्तव में एक बांध की दीवारें थी। बांध शहर और समुद्र को अलग कर रहा था। दीवारों पर कई अलर्ट मैजिशियन गश्त कर रहे थे, जैसे कि वे किसी हमले की उम्मीद कर रहे थे। यह बांध बाओशान जिले के तटीय क्षेत्र से होते हुए यांगफू जिले तक फैला हुआ था। यह जिले और जिंगान जिले से भी जुड़ा हुआ था। हुआंगपू नदी जो मैजिक सिटी से होकर बहती थी, अब हुआंगपू सागर में बदल गई थी, जो पूर्वी चीन सागर से जुड़ गई थी। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, वन न्यू लेआउट। मैजिक सिटी को पुक्सी और पुडोंग में विभाजित किया गया था, जिसकी सीमा हुआंगपू नदी थी। पुक्सी मैजिक सिटी का ऐतिहासिक केंद्र था, लेकिन पुडोंग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास कर रही थी और आधुनिक शहर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई। यह एक नए जनरेटर की तरह था जो शहर को पागल स्पीड से विकसित करने में हेल्प कर रहा था। बाओशान जिला शंघाई के मैजिक सिटी के उत्तर में नदी के मुहाने पर स्थित था। जब आदर्श ने दीवार से नीचे देखा तो उसने पाया कि नदी द्वारा डिवाइड भूमि का दूसरा आधा हिस्सा पुडोंग की भूमि पूरी तरह से गायब हो गई थी। इसकी जगह समुद्र के भूरे नीले पानी ने ले ली थी। एक अद्भुत आकार का पूरा परिदृश्य ऐसे ही गायब हो गया। आदर्श ने कभी इस पर विश्वास नहीं किया होता अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता। अब तुम्हें एहसास हुआ कि बढ़ता समुद्र पानी कितना भयानक है? आहन ने स्पष्ट रूप से पूछा। आदर्श ने खाली चेहरे से सिर हिलाया। आदर्श ने शुरू में सोचा कि समुद्र का लेवल केवल थोड़ा बड़ा है, इसलिए यह उल्लेख करने की लायक नहीं। हालांकि सच्चाई यह थी कि समुद्र का लेवल बढ़ने वाला हर मीटर पहले से ही काफी भयानक था। अधिकांश भूमि में धीरे धीरे ढलान थी जो धीरे धीरे समुद्र में नीचे की ओर खिसकती गई। यदि समुद्र का लेवल 1 मीटर बढ़ जाता तो कुछ 100 मीटर या यहाँ तक कि हजारों मीटर भूमि जलमग्न हो सकती है। अनगिनत द्वीप गायब हो जाएंगे, जबकि प्राय द्वीप नए समुद्र और तट बन जाएंगे।
क्या हुआ, अचानक यह सब कैसे हो गया? आदर्श ने अचानक पूछा। ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने के बीच में था। मैजिक सिटी का आधा ही सब ऐसे ही डूब गया था। पिछले आधे साल में आखिर हुआ क्या था? जब हम उत्तरी घाटी में थे तब भी ऐसा ही हो रहा था। यही कारण है कि सेना का एक हिस्सा दूसरी जगह पर लगाया गया। समुद्र का लेवल काफी बढ़ गया, जिससे पूर्वी समुद्र तट डूब गया। लगभग हर शहर डूब गया, जिससे समुद्री डिमनों की सक्रियता वाले क्षेत्र का विस्तार हो गया। अगर जमीन डूब गई है तो हमें बस लोगों को अंदर की ओर निकालने की जरूरत है। यह अपरिहार्य है, लेकिन समुद्री डीमन अब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तटरेखा अब सुरक्षित नहीं है। हमने लगभग हर भूमि सेना को तटरेखा पर लगा दिया और मुश्किल से अपनी जमीन पर टिके हुए हैं, आहन ने कहा। लेकिन समुद्र का स्तर बिना किसी कारण के नहीं बढ़ेगा, है ना? आदर्श अभी भी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि अंटार्कटिका और आर्कटिक में कुछ गंभीर और अज्ञात घटना घटी है, जिसके कारण समुद्र का लेवल बेहद तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अंटार्कटिका हम इंसानों के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र है। यहाँ तक कि सुपर मैजिशनों की भी वहां डेथ होने की संभावना है। हमें अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि वहां वास्तव में क्या हुआ, लेकिन हमने अभी सुना है कि इंग्लैंड के एक निषिद्ध मैजिशियन की मृत्यु हो गई है, आहन ने कहा। लेकिन कैसे? आदर्श हैरान था। निषिद्ध मैजिशियन के लेवल पर किसी की मृत्यु हो गई थी। वह अंटार्कटिका में सच की खोज करते समय मर गया। वास्तव में अंटार्कटिका सहारा रेगिस्तान और बरमूडा त्रिभुज 3 निषिद्ध क्षेत्र है जहां हम इंसान नहीं जा सकते। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली मैजिशियन को भी वहां से जीवित वापस आने में परेशानी होगी। यह संभावना है कि इंग्लैंड के निषिद्ध मैजिशियनों को पता था कि वह अपने जीवन के अंत तक पहुंच गया, इसलिए उसने सच की खोज करने का फैसला किया, लेकिन फिर भी अंत में उसकी डेथ होगी, आहन ने उसे बताया। आदर्श चुप हो गया। उसने मिस्टर संदीप से अंटार्कटिका के बारे में पहले भी सुना था। कहा जाता था कि फ्लाइंग क्रीक स्नोवोल्फ की प्रभावशाली वंशावली अंटार्कटिका से उत्पन्न हुई थी, लेकिन आदर्श को उम्मीद नहीं थी कि इतनी दूर की भूमि इतनी बड़ी आपदा का कारण बनेगी। यह बेहद अचानक और अस्वीकार्य था। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मेरी भी आपकी ही तरह प्रतिक्रिया हुई, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। भले ही मुझे इस पर यकीन करने में बेहद संघर्ष करना पड़ रहा था, भले ही यह सुनने में कितना भी हास्यास्पद लग रहा हो, लेकिन हमारा क्षेत्र वास्तव में समुद्री पानी में डूब गया। शहर समुद्र का हिस्सा बन गया है। यह सिर्फ हमारे देश में ही नहीं हो रहा, समुद्र तट के किनारे बसे दूसरे देशों को भी यही परेशानी झेलनी पड़ी है। हमारा देश पहले से ही काफी भाग्यशाली है। चेयरमैन आदित्य ने नुकसान को कम करने के लिए आपदा की तैयारी में लंबा समय बिताया, लेकिन उन्होंने जो खतरा उत्तोलन रणनीति बनाई उसमें समुद्र तट के केवल 5000 किलोमीटर हिस्से को ही कवर किया गया। यहाँ तक कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि हम समुद्र तट के लगभग 20,000 किलोमीटर हिस्से को खो देंगे, आहन बड़बड़ाया। आदर्श एक चट्टान पर बैठ गया। उसे जानकारी को पचाने के लिए कुछ समय चाहिए था। यह पहले से ही पूर्व में हो रहा था जब वे शैतान नगरी और उत्तरी घाटी में पिरामिड से लड़ रहे थे। यह इतना गंभीर था कि कोई भी असहाय रह सकता है। मुझे लगता है मैं इसे स्वीकार करने की कोशिश करूंगा। आदर्श चट्टान पर झुक गया और विशाल महासागर पर नजर डाली। वैसे तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है? तुम्हारे कितने एलिमेंट एडवांस लेवल के संतृप्त अवस्था तक पहुंच चुके हैं? आहन ने पूछा। आदर्श ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरे पास जो कुछ है उसकी तुलना में मेरी कल्टीवेशन एक पाद के समान तुच्छ है। इतना निराश मत होइए। दुनिया के टॉप पर मौजूद हर निषिद्ध मैजिशियन भी हमारे वर्तमान चरण से गुजरा है, आहन ने कहा। आदर्श बचपन से ही दुनिया को बचाने का सपना देखता रहता था। उन्हें गीजा के महान पिरामिड पर अटैक को रोकने और रेड कार्डिनल को जिंदा पकड़ने पर गर्व था। उनका मानना था कि उनका योगदान इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए काफी है। आदर्श को आश्चर्य हुआ कि प्रकृति ने तुरंत ही उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। जब वे पिरामिड से लड़ रहे थे और जब वह पार्थिन मंदिर में स्वास्थ्य लाभ दे रहा था, तब पूरी दुनिया का स्वरूप बदल गया। जब उसे एहसास हुआ कि दुनिया उसके लिए कितनी अपरिचित है, तो उसे लगा कि उसका दम घुटने वाला है, आहन ने कहा। यहाँ तक कि जो लोग शहरों में शांतिपूर्वक अपनी शक्ति का आनंद ले रहे थे, वे भी अब चैन से नहीं सो पा रहे। हम यह भी नहीं जानते कि इंसानों और समुद्री राक्षसों के बीच यह युद्ध कितने सालों तक चलेगा। आदर्श ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। ईमानदारी से कहूँ तो
मुझे मंगल ग्रह की याद आ रही है। पृथ्वी बेहद खतरनाक है। आदर्श ने सिगरेट जलाई। यह अजीब था कि असहनीय सच्चाई जानने के बाद, तंबाकू की गहरी सांस लेने के बाद वह कैसे आराम पा रहा था। आहन आदर्श से फेनिया शहर के बारे में बात करने की योजना बना रहा था। उसका मानना था कि आदर्श अभी भी इसे मुख्यालय शहर में बदलने की योजना बनाने से अनजान है। उसका मानना था कि दिमागहीन आदर्श को चीजें समझाना जरूरी है, क्योंकि इससे नंदीश पर्वत का मूल्य कम से कम 100 गुना बढ़ जाएगा। वह बोलने ही वाला था कि उसने देखा कि कई पुरुष और महिलाएं सड़क पर चलने वाले कपड़े पहने हुए उनकी ओर आ रहे हैं। उनका नेतृत्व कर रहा व्यक्ति सिर पर दुपट्टा बांधे हुए था। उसकी बाजुएं खुली हुई थी, जिससे उन पर बने टैटू दिखाई दे रहे थे। वह आदमी आहन के पास गया और जोर से चिल्लाया, बच्चे, क्या तुम वही नहीं हो जिसने मुझे मिडिल फिंगर दिखाई थी? उसके पीछे खड़े दूसरे लोग तुरंत खुश हो गए। बाओशान में हर कोई अपने भाई के गुस्से को जानता था। अगर कोई सेना का आदमी उसकी पूंछ पर पैर रखने की हिम्मत करता तो वह उसे भी डांटता। आदर्श एक तरफ सिगरेट पी रहा था। जब उसने लोगों को उन पर चिल्लाते देखा तो उसे कुछ एहसास हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया का स्वरूप कितना भी बदल गया है, ये बुद्धिहीन बदमाश हमेशा आसपास ही रहेंगे और हमेशा की तरह लापरवाह रहेंगे। हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया अभी भी उनके लिए परिचित सी लगती है, तो उन्हें काफी राहत मिली। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। और ये एपिसोड्स कंटिन्यू रहेंगे और मैं बीच में छुट्टी नहीं मारूंगी, क्योंकि मेरा पिछला प्लान फ्लॉप हो चुका है।